कोरोना का लोड। नमस्कार, मैं हूं प्रिया आपके साथ और आप देख रहे हैं आज की एक खास चर्चा जिसमें हम बात करेंगे आज केंद्र सरकार के दायर किए गए हल्फनामे की। दरअसल आपको बताएं कि आज सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने अपने हल्फनामे में यह माना है कि अब कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके चलते अब हमें मेकशिफ्ट अस्पतालों की खासतौर पर रणनीति बनानी होगी, इस पर काम करना होगा। मेकशिफ्ट अस्पताल यानी कि अस्थायी अस्पताल, जिसको लेकर लगातार चर्चा होती आई है। ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट में जब ये चर्चा हुई तो ये साफ हो गया कि अब केंद्र सरकार आगे की रणनीति को लेकर, देखिए 1 लाख जो आंकड़ा पहले ही पहुंच चुका था, अब तो देखिए एक्टिव केसेस है 1 लाख के पार, लेकिन 2,16,000 के पार अभी भी जो मामले हैं वो पहुंच चुके हैं। आने वाले दिनों में ये मामले किस आंकड़े के साथ बढ़ेंगे, कितनी संख्या के साथ बढ़ेंगे, ये कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ, उम्मीद फिलहाल यही जताई जा रही है कि जितने आंकड़े इस वक्त बढ़ते जा रहे हैं, जितने मामले लगातार रोजाना सामने आ रहे हैं, अब पिछले दिनों ये हमने देखा कि 8 से 9,000 मामले सामने आने लगे हैं। अब इसको लेकर लगातार हमें काम करना होगा। दरअसल खास तौर पर एक डॉक्टर जो साफ तौर पर ये मामला दायर करती हुई नजर आई थी, एक अर्जी दायर करती हुई नजर आई थी, जिसके साथ ही हल्फनामा दायर किया है केंद्र सरकार ने। आपको पूरा मामला समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए और उसके बाद ये चर्चा करेंगे कि मेकशिफ्ट अस्पतालों की बात हो रही है, उस पर कैसे काम किया जाएगा। कोरोना वायरस की महामारी को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दाखिल किया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को केंद्र के हल्फनामे पर जवाब देने को कहा था। सरकार ने कहा कि बड़ी संख्या में मेकशिफ्ट अस्पतालों का निर्माण कराना होगा। कोविड-19 मरीजों के लिए बड़ी संख्या में अस्थायी मेकशिफ्ट अस्पतालों का निर्माण अब करना होगा। कोरोना के इलाज में लगे डॉक्टर्स को क्वारंटाइन करने के लिए बेहतर इंतजाम की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से 1 हफ्ते में जवाब मांगा था। दरअसल याचिका में कहा गया है कि कई जगह 2 डॉक्टर को एक कमरे में रखा गया है और वहां साझा टॉयलेट है, इससे संक्रमण का खतरा है। डॉक्टर आरुषि जैन ने याचिका दाखिल की है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हॉस्पिटल के नजदीक होटल या फिर भवन में बंदोबस्त किया जाए। डॉक्टर्स को लेकर भी देखिए बहुत सारे काम करने होंगे। अमेरिका, ब्राजील, रूस, ब्रिटेन, स्पेन और इटली के बाद भारत अब कोरोना वायरस से सर्वाधिक प्रभावित देशों की सूची में 7वें स्थान पर पहुंच गया है, जिसके बाद अब आगे का डर सता रहा है और लोड को कम करने को लेकर भी हमें फिलहाल काम करना होगा। 2,16,000 के पार आंकड़ा पहुंच चुका है और ऐसे में मरीज जो स्वस्थ हुए हैं वो 1,04,107 हैं। एक्टिव केसेस अभी भी 1 लाख के पार हैं, 1,06,737 हैं और अब तक 6,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। दिन प्रतिदिन ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और इस आंकड़े के बढ़ते हुए अब जो एक डर सता रहा है वो लोड का सता रहा है कि कहीं कोरोना का लोड बढ़ता है तो इस लोड को वहन करने के लिए हमें तमाम काम करने होंगे और इन्हीं कामों के साथ हम आगे बढ़ते चलेंगे। लेकिन केंद्र सरकार जब खास तौर पर अस्थायी अस्पताल बनाने की मांग कर रही है तो बात कह रही है, माफ कीजिएगा, तो ऐसे में क्या रणनीति होगी और कब तक ये काम शुरू किया जाएगा, ये बहुत जरूरी है। रोहित भयाना जो डॉक्टर हैं, खासतौर पर अंतर्राष्ट्रीय हेल्थ एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर रोहित भयाना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। सबसे पहले मैं आप ही से जानना चाहूंगी कि आने वाले समय की स्थिति यानी कि जो लोड होने वाला है रोगियों से जुड़ा हुआ, उसको खास तौर पर वहन करने के लिए ये जो अस्थायी अस्पताल होंगे वो कितने कामगार साबित हो सकते हैं और उस पर किस तरह से काम किया जा सकता है। रोहित भयाना जी, आवाज मिल रही है आपको हमारी? फिलहाल संपर्क उनसे टूट गया हमारा, लेकिन एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर किस तरह से काम किया जा सकता है आगे के लिए, ताकि जो कोरोना का लोड है उसे वहन किया जा सके। देखिए, यहाँ पर हम लोड की बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिन पर दिन अब जो आंकड़ा बढ़ने लगा है, पहले लोड था शुरुआती तौर पर जब लॉकडाउन हुआ था तो आर्थिक संकट से उबरने का लोड था, लेकिन अब जो लोड है क्योंकि सब कुछ खोल दिया गया है अनलॉक 1 के साथ और अब कोरोना का लोड ना बढ़े या फिर कोरोना का लोड बढ़ता है तो उसको वहन किस तरह से किया जाता है ये देखना होगा। एक बार फिर से रोहित भयाना जी, डॉक्टर रोहित भयाना हमारे साथ जुड़ गए हैं जो है हेल्थ एक्सपर्ट हैं, इंटरनेशनल हेल्थ एक्सपर्ट। रोहित भयाना जी, आप क्या कहेंगे इस मसले को लेकर कि आगे के लिए अब काम करना होगा, क्या क्या तरीके हो सकते हैं? अस्थायी अस्पतालों से जुड़े हुए मुद्दे को अगर देखें हम तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। इस समय हम जहाँ पे आके खड़े हैं वो एक थोड़ा सा डिफिकल्ट जंक्चर है। शुरू में हमने क्वारंटाइन बहुत अच्छे से किया, उसकी वजह से हमें सफलता हासिल हुई। केसेस बड़े स्लोली बढ़ रहे थे। पहले 1 लाख तक पहुंचने में हमें अराउंड 2 महीने से भी ज्यादा समय लगा। जी। लेकिन
धीरे धीरे हमने लॉकडाउन को हटाना शुरू कर दिया 17 मई के बाद से, तो बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया मामला। अब 14-15 दिन में अगले 1 लाख हो गए हैं, अब 2 लाख से ऊपर हैं। जो 2 से 3 लाख हैं वो 7 से 10 दिन में लग रहा है इस स्पीड से कि 7 से 10 दिन में 3 लाख हो जाएंगे। तो ये एक बहुत ही चैलेंज भरी स्थिति है। जिस स्पीड से केसेस बढ़ रहे हैं उस स्पीड से हमें हॉस्पिटल के बेड्स, ऑक्सीजन, आईसीयूज, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स, एम्बुलेंसेज, सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। वहां पर बात आती है कि हमारे पास कितनी फिक्स्ड हॉस्पिटल बेड्स कैपेसिटी है। जो शुरू में भी मैंने केंद्र सरकार को कहा था, डॉक्टर हर्षवर्धन जी को भी कहा था कि हमारे पास फिक्स हॉस्पिटल बेड्स इतने नहीं हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, हमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अपने गैम्बिट के अंदर लेना पड़ेगा कोरोना से प्रॉपर लड़ाई लड़ने के लिए। उस समय सरकारों ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन 2 महीने के बाद अब सब सरकारें इस बात के ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन ले रही हैं कि कुछ प्राइवेट बेड्स लेंगे। नेक्स्ट मैंने ये भी सजेस्ट किया था कि हमें फर्दर बेड कैपेसिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी। उसका एक पार्ट है ये मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स। डिफरेंट कंट्रीज में इसका ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट हो चुका है। वुहान में किया था, ब्रिटेन ने किया था, लंदन में, मैनचेस्टर में, स्पेन ने किया था, यूएस भी कर रहा है, तो सभी कंट्रीज कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को भी अब ये करना पड़ेगा मेकशिफ्ट हॉस्पिटल, ये एक इनएविटेबल स्टेप है। पर क्वेश्चन ये है कि हम कितने बेड्स मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स में बनाएंगे, किस तरह की सर्विसेज देंगे, कितने डॉक्टर्स हमारे पास अवेलेबल होंगे, कितने नर्सेज, कितनी पीपीई किट्स, कितनी ऑक्सीजन फैसिलिटीज, उसमें से कितने बेड्स को हम क्वारंटाइन रखेंगे और कितने बेड्स को हम आईसीयू बेड्स बनाएंगे। ये सब सवालों पे डिस्कशन बड़ा जरूरी है। उन हॉस्पिटल्स का फीडर कहाँ से आएगा? क्या वो हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल से फीड होंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल से फीड होंगे, या वॉक इन पेशेंट उसमें आ सकता है, या एम्बुलेंसेज डायरेक्टली उसमें लेके आ सकती हैं? क्या उन हॉस्पिटल्स के जरिए आम पब्लिक अपना टेस्ट खुद करवा सकती है अगर उसको महसूस हो कि मुझे सिम्टम्स हैं या मैं कांटेक्ट में आया हूं? इन सब सवालों के बारे में गवर्नमेंट को सोचना और हेल्थ केयर एक्सपर्ट से डिस्कस करना और पब्लिक को क्लैरिटी देना बहुत जरूरी है। अब जब तक गवर्नमेंट ये क्लैरिटी नहीं लेके आएगी तब तक सिर्फ ये कहना कि जी हम मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बनाएंगे ये इनफ नहीं है। पूरी प्लान होनी जरूरी है कि उसके बाद उस हॉस्पिटल का क्या करा जाएगा, कितने टाइम तक उनको, उसके लिए हमारे को मैपिंग ये जरूरी है कि हम कितने केसेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले कुछ महीनों में। बिल्कुल। आपने डॉक्टर आरुषि जैन के केस के बारे में मेंशन किया, मेरी डॉक्टर आरुषि जैन से 2-3 बार बात हुई है फोन पे इस केस को लेकर ही। उनका जो मेन रोष है वो यही है कि वो समझती हैं कि डॉक्टर्स को पीपीई किट्स नहीं मिल रही हैं और डॉक्टर्स को जहां वो क्वारंटाइन में थे वहां से निकाला गया है होटल से। प्लस उन्होंने एक एम्स के डॉक्टर का आज मुझे मेंशन करके बताया कि उस डॉक्टर को सस्पेंशन या कुछ शो कॉज नोटिस दिया गया है इसलिए कि उसने ट्वीट किया था कि मेरे हॉस्पिटल में, एम्स में पीपीई किट्स जो हैं वो सब स्टैंडर्ड हैं और हेल्पफुल नहीं है। तो इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं और आई थिंक आरुषि ने इसी बात को उठाया है कि बिल्कुल प्रॉपर जी केंद्र सरकार ने भी इस पर अपना जवाब दाखिल करते हुए ये कहा हल्फनामे में साफ तौर पर कि हम लाखों पीपीई किट्स भी बना रहे हैं जो कि दी गई हैं अस्पतालों में। इसके साथ ही हम कोशिश यही कर रहे हैं कि स्वास्थ्य कर्मियों की इस वक्त सुरक्षा की जा सके, उन्हें सबसे ज्यादा फैसिलिटीज पहुंचाई जा सके और आम व्यक्तियों को भी, आम लोगों को भी, क्योंकि आने वाले जो दिन होंगे वो कैसे होंगे देखिए ये तो अभी कोई नहीं जानता। लेकिन अस्थायी अस्पताल की अगर मैं रूपरेखा की बात करूं कि वो बाकी अस्पतालों से, जो अभी अस्पताल मौजूद है जिन्हें कोविड-19 स्पेशल बनाया गया है, वो किस तरह से अलग हो सकते हैं ये आप जरूर बताइए। आम लोग जो हैं, जो हमारे दर्शक हैं, वो भी ये जानना चाहेंगे। जी देखिए, जो एक मेकशिफ्ट हॉस्पिटल या टेम्परेरी हॉस्पिटल या रिमूवेबल हॉस्पिटल, आप कोई भी वर्ड यूज कीजिए, उसको कहते हैं, वो 2 तरह के हो सकते हैं। एक तरह के होते हैं कि फिक्स्ड मेकशिफ्ट हॉस्पिटल और दूसरे हो सकते हैं मोबाइल मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स। मोबाइल मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स हो सकता है कि बड़ी ट्रेन्स या बड़े इवन एयरक्राफ्ट्स में लोग बना सकते हैं और बड़े बसेस को कंबाइन करके उनमें बनाया जा सकता है। जो फिक्स मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स हैं वो हो सकते हैं स्टेडियम्स को कन्वर्ट करा जा सकता है, कॉन्फ्रेंस हॉल्स को कन्वर्ट करा जा सकता है, साइंटिफिक सेमिनार फैसिलिटीज को कन्वर्ट किया जा सकता है, रेलवे स्टेशन जो बंद पड़े हैं उनको कन्वर्ट किया जा सकता है, एयरपोर्ट्स जो यूज नहीं हो रहे हैं उनको कन्वर्ट किया जा सकता है।
उसमें डिफरेंट तरह की स्ट्रक्चर्स यूज हो सकते हैं। टेम्पररी स्ट्रक्चर्स का बेसिकली उसका मुद्दा 2 या 3 मुद्दे उसमें ध्यान रखने की होती है। नंबर 1, उसकी एक्सेसिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, वहां पे एम्बुलेंस भी आ सकें, वहां पे लोग भी आ सकें, अपनी गाड़ियां पार्क भी कर सकें, वॉक इन भी, आप पेशेंट्स अगर आना चाहें खुद अपने आप को दिखाने तो वो भी आ सकें। दूसरी चीज गवर्नमेंट को ये ध्यान रखनी होती है कि वहां पे एडिक्वेट फैसिलिटीज, एडिक्वेट कंपार्टमेंटलाइजेशन इनटू आउट पेशेंट, क्वारंटाइन एंड आईसीयू, और फिर उसमें मेडिकल फैसिलिटीज किस तरह की हैं, ऑक्सीजन प्रॉपर होनी चाहिए, मेडिकेशंस क्या होनी चाहिए, आईसीयू में वेंटिलेटर्स होने चाहिए, पीपीई किट्स होनी चाहिए, ये सब कुछ। गवर्नमेंट ने कहा है कि हमने इतने लाख पीपीई किट्स दी हैं, लेकिन काफी डॉक्टर्स इस बात पे सवाल उठा रहे हैं कि उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो मेरा रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से ये है कि उन क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट किया जाए, डॉक्टरों के साथ मिलकर बात की जाए, क्वालिटी की जांच करवाई जाए। अगर कोई क्वालिटी की कंप्लेंट आती है, देखो सिर्फ ये कहना कि जो आज एफिडेविट में गवर्नमेंट ने कहा है तुषार मेहता जी, सॉलिसिटर जनरल के, जी बिल्कुल, तो उन्होंने ये कहा है कि जी इवेंचुअली तो ये डॉक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन्फेक्शन नहीं, ऐसा कहना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। बहुत सारी चीजें इसमें देखनी होंगी, क्योंकि ये मैं पहले से कहता आ रहा हूँ, ये एक जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम उसको ट्रांसफरेबल रिस्पॉन्सिबिलिटी मानेंगे ना कि मेरी नहीं है जी आपकी है, तो वो दूसरी पार्टी कहेगी मेरी नहीं है आपकी है, तो फिर आप लड़ते रहिए कोर्ट में कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वो तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि अभी तक जो स्थायी अस्पताल हैं, जिन्हें कोविड-19 स्पेशल अस्पताल बनाया जा चुका है, उनमें से भी कई शिकायतें सामने आई हैं, कई अस्पतालों से शिकायतें सामने आई हैं। ऐसे में देखिए, इस वक्त हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी, हमारे साथ बीजेपी नेता जटाशंकर त्रिपाठी जी भी जुड़े हुए हैं। जटाशंकर त्रिपाठी जी, मैं आपके पास आती हूँ, क्योंकि सरकार के पास कई शिकायतें सामने आई हैं पहले से ही जो कोविड स्पेशल अस्पताल हैं उनको लेकर। ऐसे में अस्थायी अस्पतालों को, मेकशिफ्ट अस्पतालों को किस तरह से उसको लेकर काम किया जाएगा, क्या रणनीति होगी आपकी? क्योंकि हल्फनामे में तो कहा गया है, लेकिन आगे के लिए इस लोड को कम करने के लिए और क्या करेंगे आप? सबको, आपके सुनने वालों को और अपने सामने साथी सबके प्रति आभार और सबको नमस्कार। सबसे पहले तो मैं जीवन में तीव्रता लाने के लिए मैं जरूरी समझता हूँ कि डॉक्टर आयुषी जैन जैसे याचिकाएं जो पढ़ती हैं वो हम सब लोगों को बहुत बल देती है, और आलोचक और समर्थक दोनों दृष्टिकोण के नजरिए से हमें देश के प्रति और देश के जो इस समय जो हम सब लोगों को भगवान के रूप पर जो सामने निकल के आए हैं 130 जनता के लिए, जो पहला शब्द निकला है भगवान का, वह डॉक्टर्स और डॉक्टर के साथ जुड़े हुए उनके सभी इंस्टीट्यूशन और उनके साथ सभी जुड़े हुए और सहयोगी, उनके लिए हम सब लोगों ने समय समय पर अपने अपने ढंग से कृतज्ञता व्यक्त किया, उनका धन्यवाद व्यक्त किया और जो कुछ किया आपको आंकड़ों के साथ हमारी सरकार की तरफ से हलफनामे में आपके पास। बिल्कुल, देखिए आंकड़ों के जरिए, जी बिल्कुल, आंकड़ों के जरिए आपने जो तमाम चीजें कही हैं, सब लोग, ठीक है, जो हमारे डॉक्टर्स हैं। शंकर त्रिपाठी जी, आंकड़ों के साथ तो बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, लेकिन आगे के लिए जो अस्थायी अस्पताल, मेकशिफ्ट अस्पतालों को बनाने की नीति होगी वो किस तरह से होगी? क्योंकि अभी जो कोविड स्पेशल अस्पताल हैं उनमें भी तमाम तरह की परेशानियां आ रही हैं। किस तरह से राज्यों के साथ कोऑर्डिनेशन होगा, किस राज्य में किस तरह से काम होगा, बहुत सारे सवाल मन में उठ रहे हैं, और कितनी सुविधाएं वहां पर होंगी? देखिए, जो हमारे विशेषज्ञ भी इस बात को बता रहे हैं, हम सब लोग जान रहे हैं कि इसमें संक्रमित होने के जो खतरे हैं, उन खतरों से न कि ओनली पेशेंट बल्कि डॉक्टर से जांच जुड़े हुए, अगर वो मेकशिफ्ट अस्पताल के तौर पर होगा तो हमें और ज्यादा उनकी जीवन को हम लोग सुरक्षित कर सकते हैं और ज्यादा उनकी जीवन को उपयोगी बनाते हुए उनको संक्रमण से बचाव की दिशा में हम इस नाते मेकशिफ्ट अस्पताल की बहुत ही उपयोगिता है। और वो इतना उपयोगी होगा नॉट ओनली फॉर डॉक्टर बल्कि मरीज के साथ जुड़े हुए लोग सबके लिए एक। शंकर त्रिपाठी जी की आवाज फिलहाल चली गई है तकनीकी खामी के चलते। फिलहाल एक बार फिर से संपर्क साधने की हम कोशिश करेंगे उनसे, लेकिन इस वक्त अजय वर्मा भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अजय वर्मा जी, क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर? क्योंकि आप तो बार बार निशाना साधते रहे हैं, लेकिन इस बीच जो साथ में काम करने की नीति है उसको लेकर आप क्या कहेंगे?
देखिए, मैं सबसे पहले तो देश के सॉलिसिटर जनरल एक अच्छा पद होता है, जिम्मेदारी का पद होता है। मैं उनकी इस बात से सहमत बिल्कुल नहीं हूं कि वो हर चीज में सरकार के बयानवीर, सरकार के राष्ट्रीय, प्रांतीय, क्षेत्रीय, मोहल्ले के, गली के बहुत सारे बयानवीर और प्रवक्ता हैं, वो भी प्रवक्ता बनकर काम कर रहे हैं। माइग्रेंट लेबर्स के ऊपर वो कहते हैं कि जो बिल्कुल मैं समझता हूँ जायज नहीं है, वो कहते हैं कि साहब हाई कोर्ट जो है पैरेलल गवर्नमेंट की तरह काम कर रहे हैं। अरे भाई, आप सॉलिसिटर जनरल हो, आप हाई कोर्ट पे उंगली उठा रहे हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि माइग्रेंट लेबर्स का जो केस है ये स्वतंत्र पत्रकार और चैनल्स और अखबार और यही दिखा रहे हैं, इनकी भी निंदा करते हैं। अजय वर्मा जी, अभी हम बात कर रहे हैं खासतौर पर अस्थायी अस्पतालों को लेकर। मैं वही जा रहा हूँ, मेरी सुन तो लीजिए। नहीं, आप मुद्दे पर ही बात कीजिए ना, फिर घुमा फिर आकर बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। आज उन्होंने जो कहा, मुझे मालूम है, उन्होंने दो मुद्दों पर याचिका दायर की हुई थी और दोनों ही मुद्दों पर निकलकर निर्णय आया है, लेकिन हम बात कर रहे हैं जिस मुद्दे की, उस पर बात कीजिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। आज उन्होंने जो डॉक्टर के ऊपर सवाल उठा दिए, डॉक्टरों के ऊपर, डॉक्टर भगवान है, डॉक्टर रक्षक है। हम पहले से ही कहते आ रहे हैं कि पीपीआई किट की कमी है, टेस्टिंग किट की कमी है, हमारे पास वेंटिलेटर्स नहीं है। गुजरात में नकली वेंटिलेटर्स खरीद लिए जाते हैं सूट के कनेक्शन के साथ। हिमाचल में प्रदेश अध्यक्ष इस्तीफा देते हैं, नकली पीपीआई किट मिल जाती हैं। चाइना जो झूला दिखाते हैं जिन्हें आप, और चाइना आग दिखा रहा है, उससे आप किट मंगवाते हैं और वो किट बंद कर देते हैं। इस देश में कोरोना की हालत बहुत भयंकर हो गई है। अभी तो आपके पास 9,500-10 हजार केस रोज आ रहे हैं। मैं रणदीप गुलेरिया साहब की बात से भी सहमत हूँ और डॉक्टर आईसीएमआर की बात और WHO की सहमत हूँ। मैं कल आईसीएमआर के संयुक्त निदेशक एक वो कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस और वो बता रहे थे, मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ उनसे। वो सीधा सीधा यूँ कहे ना, वो ये कहते हैं, एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, वो कहते हैं हम अगर सपोज किसी 100 अंक किसी को दिए जाए और हमको 91 अंक हमारा नंबर है, तो वो कहते हैं हम पीछे से 9 नंबर पर हैं। अरे भाई, आगे से 91 नंबर पर हैं, आप ये कहिए। मेरा समझने का मतलब आप समझ रहे होंगे, दर्शक समझ रहे होंगे। वो कहते हैं साहब अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, लंदन और फ्रांस, और इससे तुलना करिए हमारे देश 7वें स्थान पर आ गया इस वक्त भारत। नहीं, 5वें पे आ जाएगा अब आपके बाद 3 दिन बाद। ये भी आप, मैं आज आपसे 3 दिन बाद फिर डिटेल पे चर्चा करूंगा। भारत के हालात डॉक्टरों के हिसाब से, ज्योतिष के हिसाब से बिल्कुल। अजय वर्मा जी, यहाँ पर स्थिति बिगड़ने की खासतौर पर जब चर्चा हो रही है, तो ऐसे में जो दायित्व है सरकार पर, आवाज चली गई थी सरकार देखिए कुछ नहीं समझ रही है। सरकार अभी भी राजस्थान में वर्चुअल रैली 7 तारीख को चुनाव के लिए वहां करने जा रही है, बिहार में, और सरकार गुजरात में विधायकों की खरीद फरोख्त लग रही है। हमने पहले भी चेताया था कि मध्य प्रदेश की सरकार गिराकर ये वर्चुअल रैलियों को लेकर हम हालांकि चर्चा नहीं करेंगे अभी, लेकिन हाँ, मैं जटाशंकर जी आपसे सवाल जरूर करूंगी कि आखिर क्या सरकार कर रही है। इतने सारे आरोप लगाए गए और डॉक्टर्स भी सवाल कर रहे हैं। आप तो उन्हीं के सवालों के उपरांत ये निकला हुआ ये ऊपर देता है। उनके सवाल और उनकी स्थिति से ही निपटने के लिए 480 एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में केस एक एक करके देखिए। जटाशंकर जी से सवाल किया, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। नहीं, आप पूछ लीजिए। 480 एम्स में केस आ गए, ठीक है, डॉक्टरों पर, नर्सों पर। चलिए ठीक है, मैं सवाल कर रही हूँ, उनको जवाब तो देने दीजिए। बचाव पक्ष के लिए काम किया जाना जरूरी है। जो आ गया है जटाशंकर जी, देखिए लोगों के मन में सवाल ये है, इस याचिका के बाद, इस याचिका के दायर होने के बाद और इतने सारे केसेस आने के बाद, खासतौर पर स्वास्थ्य कर्मियों की जो हम लगातार वीडियोस देख रहे हैं, कुछ दिन पहले एक वीडियो सामने आया था कि एक अलग कमरे में 5 से 6 डॉक्टर्स को एक साथ रखा हुआ है, ना पर वॉशरूम की, ना जगह वॉशरूम की नहीं थी, टॉयलेट करने के लिए कोई जगह नहीं थी, खाने पीने का कुछ नहीं मिल रहा था। ऐसे में राज्यों के कोऑर्डिनेशन के साथ आप किस तरह से समन्वय बिठाएंगे? क्योंकि आम लोग तो यही समझेंगे ना कि जब स्वास्थ्य कर्मियों को ठीक से उपचार नहीं मिल पा रहा तो हमें कैसे मिलेगा? ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। अंतर्राष्ट्रीय वायरस के साथ लड़ने की शक्ति पे पूरा देश एक साथ खड़ा है। अरे सर, बातों को घुमाइए मत। हल्फनामा तो राष्ट्रीय तौर पर ही दायर किया गया था ना। जी, तो मैं मुझे लेट पहले फिनिश तो मैं कर ली। अगर इस मुद्दों के साथ पूरा देश खड़ा है और हम सब लोग इस संक्रमण की स्थिति से और स्थिति से किसी भी प्रकार से हम सब लोग अभी पूरी तौर से इससे लड़ाई लड़ने में जागरूक नहीं थे। इसकी पहचान करने में, इसकी टेस्टिंग करने में, इसकी ट्रेसिंग करने में, इसकी ट्रीटमेंट करने में अभी हमारे पास ट्रीटमेंट के कोई प्रोटोकॉल नहीं है। अभी हमारे टेस्टिंग के बहुत सारे प्रोटोकॉल नहीं है। अभी हम लोग संघर्ष की स्थिति में हैं
और संघर्ष की स्थिति में परिवार एक साथ बैठता है, देखिए परिवार एक साथ बैठता है और मिल करके देश के लड़ने की बात होती है। जब हमारे देश के सभी प्रधानमंत्री जब ये बात कहा था कि हम सब लोगों को मिल करके देश के लिए मेरे मन में देखिए जो सवाल उठ रहा है, शुरुआती तौर पर केंद्र सरकार की खूब तारीफें हुई, जो प्रयास किए गए, जो फैसले लिए गए, लेकिन इस बीच जो कमियां पाई जा रही हैं उसमें क्या सिर्फ हल्फनामा दायर करने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, या फिर जमीनी सतह पर किस तरह से काम किया जाएगा आगे, उसके बारे में कब बताएगी सरकार? आपको खुद मुझे लगता है कि इस बारे में जानकारी नहीं है। अस्पताल तो इसे नियोजन की एक प्रणाली है, वो अस्पताल उसी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी, हम लोग पूरा कर लेंगे। देखिए हम लोग काम पूरा कर लेंगे, इतने मरीज नहीं है, उससे ज्यादा N95 है, उससे ज्यादा 123 लाख से ऊपर का हमारे पास पीपीई किट है। हम तो अपनी पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं। दिखता क्यों नहीं है? संक्रामकता क्यों नहीं है वो? से होगी। चलिए ठीक है जटाशंकर जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन इस वक्त इंटरनेशनल हेल्थ एक्सपर्ट जो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, डॉक्टर रोहित जी, वो हाथ उठा रहे हैं अपना। डॉक्टर रोहित जी, देखिए सवाल बड़ा यही है कि इतने बातें लगातार होती हैं, उसके बाद जमीन पर कुछ और दिखाई देता है। ऐसे में हम क्या माने इसे, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी मुहैया कराई जाती है हमारे देश में, और हालात आगे क्या होने वाले हैं उससे पहले ही डर जाना चाहिए हमें। देखिए, आपके सवाल पे आने से पहले मैं जटाशंकर जी की एक बात पे छोटी सी टिप्पणी करना चाहूंगा, अगर इजाजत हो तो। इन्होंने कहा कि ये एक इंटरनेशनल मुद्दा है, बात बिल्कुल सही है, एक इंटरनेशनल मुद्दा है। मैं डे 1 से माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी को और बाकी केंद्र सरकार को बार बार कह रहा हूँ कि ये एक इंटरनेशनल मुद्दा है, इसको इंटरनेशनल मुद्दे की तरह करें। अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही इसको इंटरनेशनल मुद्दे की तरह हैंडल नहीं किया, इसको लोकल मुद्दा बना के सरकारों के बीच में बांट के डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पहली बात तो ये स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में। दूसरी बात ये कि मेरा सवाल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये है कि आप कौन से इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स की बात मान रहे हो। जहां तक मेरी जानकारी है, आपने जो भी कदम उठाए हैं वो सारे इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स की एडवाइस के अगेंस्ट उठाए हैं, सिवाय पहले लॉकडाउन के, जिसमें हम लोगों ने बहुत फोर्सफुली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहा था। सिर्फ वो एक हमारी एडवाइस इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स की मानी थी। उसके अलावा जितने भी कदम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उठाए हैं वो हम लोगों की एडवाइस के अगेंस्ट उठाए हैं। मुझे नहीं पता गवर्नमेंट किससे एडवाइस ले रही है, ICMR से ले रही है या कहां से ले रही है, ये बात तो गवर्नमेंट ही बता सकती है। पर आपकी बात सही है कि यह इंटरनेशनल मुद्दा है, लेकिन आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। और यहाँ पर एंकर जी का सवाल बिल्कुल जरूरी होता है कि आप बातें तो करते हैं लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है जमीन पे वो कुछ और होती है। ये सिर्फ एक चीज में ही नहीं, हर चीज में हमें देखने को मिली है। शुरुआत अच्छी होती है लेकिन उसके बाद जो है वो कहीं खो जाता है और उसके बाद राजनीतिक स्तर पे या इकोनॉमिक स्तर पे फैसले लिए जाते हैं। नतीजा आपके सामने है। अब आप मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं, आपके पास आंकड़े नहीं है, आपको ये नहीं पता कितने हॉस्पिटल्स बनाने चाहिए, कितने बेड्स की आवश्यकता है, क्या आपका एस्टिमेट है, क्या आपका प्रोजेक्शन है, कितने मरीज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैंने मार्च में अपनी प्रिज्यूम्ड फिगर्स दी थी कि मेरे हिसाब से जून एंड या जुलाई तक 10 से 15 लाख केसेस इंडिया में आएंगे। ठीक है, हमारी प्रोग्रेस उससे मैं बहुत खुश हूँ कि उतने केसेस की प्रोग्रेस बिल्कुल, ये खुशी की बात है। लेकिन फिर भी हम इजीली, मेरा अभी भी यही मानना है कि 5 से 10 लाख केस आपके पास जून एंड तक हो चुके होंगे। लेकिन डॉक्टर रोहित जी, आपने बहुत बड़ी बात कही है कि पहले से ही इस बात का अनुमान लगा लिया गया था, और मैं ये मानती हूँ कि सरकार को इस बात की खास तौर पर जानकारी होगी, आप लोगों ने भी जानकारी दी होगी कि ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। अगर उसी वक्त अस्थायी अस्पतालों को बनाने की शुरुआत हो जाती तो शायद और ज्यादा अच्छा होता। जी, हमारा सुझाव तो यही था, इंटरनेशनल बॉडी का सुझाव यही था, क्योंकि इंटरनेशनल बॉडी का ही एस्टिमेट था बिटवीन 10 to 15 लाख केसेस बाय जून एंड। तो उसमें उसी वजह से सुझाव ये था प्राइवेट हॉस्पिटल्स को एंगेज किया जाए और मेकशिफ्ट और एडिशनल बेड्स की कैपेसिटी आईई मेकशिफ्ट हॉस्पिटल जिसे आप बोल रहे हो वो क्रिएट की जाए। अब गवर्नमेंट ने इतने महीने क्यों लगाए ये तो गवर्नमेंट ही बता सकती है। उनको या तो लगता नहीं होगा कि हम 1 लाख क्रॉस करेंगे या 2 लाख क्रॉस करेंगे। अगर उनको ऐसा लगता था तो मैं बार बार यही आपके चैनल पे कहता रहा हूँ, दूरदर्शिता की कमी है, विजन नहीं है गवर्नमेंट के। अगर गवर्नमेंट की हेल्थ डिपार्टमेंट के पास विजन नहीं है तो प्लीज 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 आप उन एक्सपर्ट्स के पास जाइए जिनके पास विजन है,
जो देख सकते हैं कि आगे आने वाले टाइम में ग्राफ कहाँ जा रहा है, जो देख सकते हैं कि आपकी पॉलिसी में मिस्टेक्स कहाँ पे हैं। विजन की तो ये हालत है। जी कहिए। मुझे जरा बोलने दीजिए, फिर इनसे बाद में राय लीजिए। मैं आती हूँ आपके पास। केंद्र सरकार का क्या विजन है आगे के लिए? जटाशंकर जी कहिए, अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी से। जी, मैं कह रहा था कि विजन का दृष्टिकोण और नजरिया की ये हालत है कि हमें क्या 70 वर्षों से आजादी के बाद से लेकर करके जिस तरह से कल मैं कहीं पर चर्चा कर रहा था कि कितनी प्रकार की संक्रामक और अलग अलग प्रकार की संक्रामक बीमारियां, चाहे स्पेनिश फ्लू से लेकर करके चाहे अलग अलग प्रकार की जो महामारियां आई हैं, उस महामारियों के विजन की दृष्टिकोण का नजरिया ये है कि अस्पतालों में एक भी वेंटिलेटर सेट अवेलेबल नहीं थे। हम लोगों की सरकार आने के बाद पहली बार सोचा कि अस्पतालों में वेंटिलेटर सेट होने चाहिए। ठीक है। या हो सकता है दिल्ली की बात मैं नहीं कर सकता। आप देखिए, आपने 70 सालों का आंकड़ा रख दिया। मैंने आगे का विजन आपसे पूछा, आप अतीत में पहुंच गए, आप इतिहास की बात करने लगे। ठीक है जटाशंकर जी, ठीक है, समय का अभाव है हमारे पास और कुछ कहना चाह रहे हैं अजय वर्मा जी भी। छोटी सी टिप्पणी में अजय वर्मा जी से लेना चाहूंगी और उसके बाद मैं आखिर में एक बार फिर से डॉक्टर रोहित जी मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, मैं सरकार जो अच्छे काम करती है उसकी तारीफ भी करनी चाहिए, जो बुरे काम करते हैं उसकी बुराई करनी चाहिए। सरकार अच्छा काम ये कर रही है कि फंड इकट्ठा कर रही है, उसकी हम तारीफ करते हैं। सरकार अच्छा काम ये कर रही है कि विधायक खरीदने के बाद राज्यसभा में बहुमत बढ़ाने का काम कर रही है, उसकी अच्छी तारीफ करते हैं। बुरा काम सरकार का ये है कि कोविड से लड़ाई के लिए ना वेंटिलेटर से ना सीट से और इन्हें आंकड़े गिलाने। 70 साल में हम जहां से देश को खींच के 47 के बाद 2020 में लाए, 6 साल में वापस 47 में ले गए। 47 से ज्यादा बुरा हाल था। माइग्रेंट लेबर्स के ऊपर झूठ बोलते हैं, 872 लोग मरे हैं। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं ये राजनीति छोड़ दे, ये कोरोना बहुत भयंकर है। राजनीति देखिए दोनों को ही छोड़नी होगी। नहीं यार, इनको ये जून में अभी देख लीजिए 2,20,000 आज हो रही है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और अब ये चलिए मैं आप में ही 10 लाख हो जाएंगे। ठीक है, मैं आप दोनों को ही रोकना चाहूंगी। अंत में रोहित बहाना जी कुछ कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर रोहित जी कुछ कहना चाह रहे थे। तो मैं गवर्नमेंट की जो जटाशंकर जी का है कि ये 70 साल से वेंटिलेटर्स नहीं है, इस बात का हमें पता था कि वेंटिलेटर्स की प्रॉब्लम है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके पास वेंटिलेटर्स नहीं थे तो ये आपकी गलती है। ठीक है ना, हम गरीब मुल्क हैं, हमारे पास चीजें नहीं है, हमें पता है ये बात। मैं गलती इस बात की निकाल रहा हूँ कि मैंने खुद बताया कि ये प्रॉब्लम्स हैं और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सुनने को तैयार नहीं है। देखिए, आपके पास एक चीज नहीं है, मान लिया, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये तो सरकार के आर्थिक हालात, हमारी कंट्री के आर्थिक हालात अमेरिका और ब्रिटेन जैसे तो नहीं हो सकते। हमें पता है। सवाल ये नहीं है कि हमारे पास क्या नहीं था, सवाल ये है कि आपको कब पता चला कि आपके पास क्या नहीं था और उसके बाद आपने क्या किया। बिल्कुल। अगर सरकार ये कहे कि हमें पता नहीं था, मैं चलो वो भी मान लेता हूँ कि आपके एक्सपर्ट्स को पता नहीं चला, आपके एक्सपर्ट्स ने गलती कर दी। अरे भाई, हम लोगों ने बताया, मैंने खुद बोली ये बातें, जब मैं खुद लिखित में दे रहा हूँ, मैंने ऑफर किया है कि मैं आपको मिलके एक्सप्लेन करने को तैयार हूँ सारी बातें। उसके बाद गवर्नमेंट और शुरुआती तौर पर तो ये भी बात निकलकर सामने आई थी कि 47,000 वेंटिलेटर्स का ऑर्डर भी दिया गया है ताकि कोई दिक्कत ना हो आने वाले समय में। और तो अगर वो पता है उसके बाद हम एक्शन नहीं लेते, मेरे हिसाब से दिस इज अनएक्सेप्टेबल। बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल नहीं है कि हम गरीब मुल्क हैं। अनएक्सेप्टेबल ये है कि हमें आगे के लिए क्या करना है और ये हमारे पास मौका था कि हम अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं को कहां पहुंचाते हैं, कितने एक्शंस लेते हैं। और खास तौर पर जिस तरह से आज हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े, हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े और सबसे बड़ी चीज, सबसे जरूरी चीज जो डॉक्टर बहाना ने हमें बताई, जो इंटरनेशनल हेल्थ एक्सपर्ट है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए और सबसे ज्यादा जानकारी देने के लिए, तमाम चीजों के जवाब देने के लिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवालों के घेरे में अभी भी सरकार इसीलिए है क्योंकि अभी डॉक्टर्स जो मांग कर रहे हैं उनकी मांगों को किस तरह से पूरा किया जाएगा और अस्थायी अस्पतालों की जो बात हल्फनामे में की गई है, उन अस्थायी अस्पतालों को बनाने में कितनी मुश्किलें आने वाली हैं आने वाले समय में। और आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, 2,16,000 के पार ये आंकड़ा पहुंच चुका है और कुछ ही घंटों में ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। फिलहाल चलिए
इंतजार तो करना होगा कि आगे की रणनीति क्या होती है इस लोड को, कोरोना के लोड को कम करने के लिए सरकार की, और इस इंतजार के साथ देखना होगा कि कितनी मजबूती के साथ सरकार आगे बढ़ती है और कितने बड़े बड़े फैसले लेकर एक बार फिर से इस सराहनीय फैसलों को आगे मनवाती है। फिलहाल की इस चर्चा में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।